वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 9 जुलाई 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जहां पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनकी मदद से आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चुनना है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये महाराष्ट्र में डिक्लेयर की गई पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, जिसे 1958 में नोटिफाई किया गया, और जब इसे नोटिफाई किया गया था तो इसका नाम दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था। तो ये लीजिए, हिंट के तौर पे आपको इसका एक दूसरा नाम भी बता दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इंडियन बिसन या फिर गौर, ये इस एरिया में पाई जाने वाली एक फ्लैगशिप स्पीसीज है। एक हिंट और आपको मिल गया। और तीसरा ये है कि स्टेट हाईवे 116 इस सेंचुरी के बीच से होकर गुजरता है। तो अब इन 3 इंफॉर्मेशन की मदद से आप अपना आंसर चुन लीजिए। आपके पास ऑप्शंस हैं भद्र सेंचुरी, मुदुमलाई सेंचुरी, भीमगाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बताइए कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगर आपने इसे पढ़ा है और आप अपना ऑप्शन चूज कर चुके हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सही जवाब है वो है डी, राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, महाराष्ट्र स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में 29.53 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था डोडामार्ग फॉरेस्ट रेंज का सिंधु दुर्ग में, उसे तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व ये एक कॉरिडोर है गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में, जहां से एलिफेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं और टाइगर्स भी वो गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र में रोम कर सकते हैं। 38 किलोमीटर लॉन्ग जो डोडामार्ग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, ये राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो कि महाराष्ट्र में है से भीमगाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो कि कर्नाटका में है जोड़ती है। राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के, और ये सह्याद्री हिल्स जो वेस्टर्न घाट की हैं उन्हें उसके सदर्न एंड पर ये सिचुएटेड है। 1958 में नोटिफाई किया गया। इसे बिशन सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बिशन गौर यहाँ की फ्लैगशिप स्पीसीज हैं। स्टेट हाईवे 116 यहाँ से गुजरता है। कुछ नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं, जैसे कि कृष्णा नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक भोगावती, दूधगंगा, तुलसी रिवर, कालाम्मा रिवर, डिरबा रिवर, ये सभी इस सेंचुरी के एरिया से होकर गुजरती हैं। जो अगला प्रश्न है उसमें आपसे पल्स के बारे में पूछा गया है। पल्स एक प्रकार का पेंडेंट है जिसे आप गले में लॉकेट की तरह पहनते हैं। ये आपको आपके चेहरे को छूने से रोकता है और कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए इसे डेवलप किया गया है। इसे डेवलप किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, या फिर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने, या फिर स्पेस एक्स ने, या फिर इंटरनेशनल लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट ने। आपको इन चारों में से अपना जवाब चूज करना है। तो बताइए आपके हिसाब से इसे किसने डेवलप किया है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर आपने अपना जवाब चुन लिया हो, लेट मी टेल यू, सही जवाब है बी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे लॉन्च किया है। अच्छा, ये बताइए कितने लोगों को एक बार में समझ में ये नहीं आया कि जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक्चुअली में नासा है। मतलब ये नासा का फुल फॉर्म है। ये किसी एक बार में समझ में नहीं आया। कई बार ऐसा होता है कि हम उसे ब्रीफ में तो पॉपुलरली जान रहे होते हैं, बट उसकी डिटेल जब सामने आती है तो एक बार कंफ्यूजन हो जाती है। नासा ने ये पेंडेंट इन्वेंट किया है जो आपको आपके चेहरे को छूने से रोकेगा। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये इस प्रकार का एक पेंडेंट है। इसे पल्स नाम दिया गया है। ये एप्लीकेशन बेस्ड वर्क करेगा। जब भी आप अपने हाथ को जानबूझकर या फिर अननोविंगली अपने चेहरे के पास लेकर आएंगे तो ये बहुत तेजी से बीप करना स्टार्ट कर देगा ताकि आप अपना हाथ नीचे कर लें। ठीक है, अगर आप इसे अपने नेक से, यानी कि अपने यहाँ पर इनफैक्ट जो आपका चिन्ह है यानी कि जो ठुड्डी होती है उससे 6 इंचेस के डिस्टेंस पे रखेंगे तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो देखिए कितने बढ़िया बढ़िया इनोवेशन हो रहे हैं कोविड-19 से हमें आपको बचाने के लिए। यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है वो नोबल एटफोल्ड पाथ के बारे में है, जो कि बुद्धा ने डिस्क्राइब किया था, लॉर्ड बुद्धा ने। इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। राइट स्पीच, राइट माइंडफुलनेस, राइट फेथ। आपको बताना है कि कौन सा इसमें नोबल एटफोल्ड पाथ का पार्ट है, कौन सा नहीं है। तो अगर आपने अपना ऑप्शन चुन लिया हो, ये न्यूज़ में भी था और आप इसे एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं या फिर पढ़ चुके होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका सही जवाब है वो है ए, 1 and 2 ओनली, बिकॉज 8-fold पाथ में कहीं भी फेथ की बात नहीं की गई है। राइट फेथ की कोई चर्चा वहां पर नहीं है। तो देखिए एक्चुअली में जो राइट फेथ है वो 3 लेवल्स का पार्ट है। 3 लेवल्स में राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट आता है। इसे आप ब्रीफ में याद रखने के लिए KFC एक इस तरीके से याद रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, KFC।
तो K से हो जाता है नॉलेज, और F से हो जाता है फेथ, और C से हो जाता है कंडक्ट। तो ये तो 3 लेवल्स का है KFC से। बाकी 8 फोल्ड पाथ में जो 8 चीज़ें आती हैं वो हैं राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कॉन्सेंट्रेशन। इस लिहाज से जो तीसरा स्टेटमेंट है या तीसरा जो आपका एक पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। जो यहां पर अगला प्रश्न है वो 2 स्टेटमेंट हैं, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हैं दोनों, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट यह है कि जो पिनाका वेपन सिस्टम है वो ऑल वेदर इंडायरेक्ट फायर फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसे DRDO ने डेवलप किया है। दूसरा यह है कि MiG-29 फाइटर जेट जो हैं वो ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं जिन्हें 1970s के दौर में कभी USA ने डेवलप किया था। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट डिफेंस से एसोसिएटेड हैं। अगर आपने अपना जवाब चुन लिया है तो यहां पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यह सच है कि 1970s के दौर में ही डेवलप किया गया था, बट इसे USA ने नहीं बल्कि फॉर्मर USSR ने यानी कि सोवियत संघ ने डेवलप किया था। इस हिसाब से आपका जवाब जो निकलेगा दैट विल बी ओनली 1 इज करेक्ट। अब यहां पर दूसरा स्टेटमेंट गलत इसीलिए है बिकॉज 1970s के दौर में USSR ने इसको डेवलप किया था। अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कई तरीके के प्रपोजल्स को अप्रूव किया है जिससे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। जो प्रपोजल है उसमें कई प्रकार के मिसाइल सिस्टम और एडिशनल फाइटर जेट्स को बाई करने की बात चल रही है। तो इन बिटवीन चर्चा में ये भी आया कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। जो प्रपोजल की कॉस्ट है वो 39,000 करोड़ रुपीस है। पिनाका एम्यूनिशन के बारे में हम बात करते हैं। एक प्रकार का वेपन सिस्टम है। एक व्हीकल में 12 मिसाइल्स इंस्टॉल की जाती हैं और ये मोबाइल व्हीकल होती है, मतलब इजीली आप इन्हें कैरी कर सकते हैं और इसी व्हीकल से इसे लॉन्च भी किया जा सकता है। इसे DRDO ने डेवलप किया है। ये काफ़ी कारगर साबित हो सकता है किसी भी हमले की स्थिति में। जो अगला क्वेश्चन है वो माली के बारे में है। एक्चुअली में टिम्बकटू माली की जो कि एक वेस्टर्न अफ्रीकन सिटी है, माली में सिचुएटेड है। वहां पर कोविड-19 का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ गया है। तो आपको माली के बारे में क्वेश्चंस देखने हैं, स्टेटमेंट देखने हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो यह है कि टिम्बकटू माली की एक सिटी है। ये तो आपको पहले ही बता दिया गया है। ये नाइजर नदी के नॉर्थ में सिचुएटेड है और अपनी फर्टिलिटी के लिए जानी जाती है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड आपको मिलेगी। दूसरा यह है कि ये वेस्ट अफ्रीका की एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। बात माली के बारे में हो रही है तो हम अगर इट बोल रहे हैं तो मतलब माली की बात कर रहे हैं। रिगार्डिंग माली लिखा हुआ है ना। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। यहां पर जब आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट तो आपको लगेगा कि ये करेक्ट है बिकॉज नाइजर नदी के पास अगर कोई लोकेशन है तो आप गेस करोगे कि हाँ ये हो सकता है कि फर्टाइल हो, बट ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये सच है कि ये नाइजर नदी के नॉर्थ में है, बट नाइजर नदी से ये 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वैसे तो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कुछ खास ज़्यादा नहीं होती है और इतनी दूरी पर अगर किसी नदी के कोई लैंड है, कोई लोकेशन है तो फर्टाइल हो सकती है, बट एक्चुअली में ये सहारा के एम्बिट में आ जाती है और जो सहारा डिजर्ट है वो काफ़ी एरिड रीजन है एज यू नो। बाकी दूसरा सही है, ये वेस्ट अफ्रीका की एक लैंडलॉक कंट्री है। आप इसे मैप में देखिए, वी वर टॉकिंग अबाउट माली, तो ये माली आपने देखा लोकेशन माली की, और आपको ये पता है कि ये जो पूरा एरिया है ये सहारा डिजर्ट का एरिया है। तो यहाँ पर कोई लैंड या कोई सिटी फर्टाइल होगी इसका तो मतलब कम ही संभावना आपको लगनी चाहिए। तो एक्चुअली में ये सहारा डेजर्ट के सदर्न टिप पे है, दैट्स वाई काफ़ी बैरन डेजर्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये वेस्टर्न अफ्रीकन सिटी ज़रूर है टिम्बकटू, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में आता है, मतलब उतना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कोविड-19 का प्रकोप अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लैंडलॉक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका की माली, 8th लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की, एग्रीकल्चर और माइनिंग इकोनॉमी का एक सोर्स है। ये 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और साल्ट का भी। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो ओकावांगो डेल्टा के बारे में है। हाल ही में ओकावांगो डेल्टा न्यूज़ में देखा गया। बताइए ये कहाँ पर है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शंस हैं रिपब्लिक ऑफ गिनी, थाईलैंड, बोत्सवाना या फिर श्रीलंका। बताइए, अगर आपने न्यूज़ में इसको पढ़ा होगा तो ही बता पाएंगे, नहीं तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा और आप इसमें कुछ खास गेस लगा नहीं पाएंगे। अब मैं आपको सही जवाब बता देता हूँ। सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो डेल्टा है ये आपको बोत्सवाना में मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बोत्सवाना की लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए ये बोत्सवाना है अफ्रीका में, बिल्कुल साउथ में, साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में आपको बोत्सवाना मिलेगा। अब यहाँ पर न्यूज़ में ये क्यों था, बिकॉज अभी हाल फिलहाल में सैकड़ों की संख्या में हाथी मिस्टीरियस वे में मरे हुए मिले बोत्सवाना के ओकावांगो डेल्टा के आसपास। हमें नहीं पता कि ये जो हाथी हैं वो किस वजह से मरे, ये तो अभी भी एक मिस्ट्री है। बोत्सवाना एक लैंडलॉक कंट्री है सदर्न अफ्रीका की। 70% इसकी जो टेरिटरी है वो कालाहारी डेजर्ट में आ जाती है।
नेबरिंग कंट्रीज साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया हैं। मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जाम्बिया थोड़ा सा टच करता है, ये जिम्बाब्वे है, ये नामीबिया है और ये साउथ अफ्रीका है। तो ये सभी जो हैं वो उसकी नेबरिंग कंट्री हैं बोत्सवाना की। आपने मैप देखा होगा, पॉलिटिकल मैप अफ्रीका का, इसके पहले हमने डिस्कस भी किया था। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में एलिफेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसे जो ओक्वांगो डेल्टा है इसे 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी जगह दे दी गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 के बारे में है, DDH 2020। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये इस प्रकार का पहला इनिशिएटिव है जो ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस से एसोसिएटेड है। देखिए, इस समय हमें एक बहुत ही जरूरी दवा की आवश्यकता है या फिर वैक्सीन की आवश्यकता है कोविड-19 के लिए, तो इसीलिए इस प्रकार का एक इनोवेटिव हैकाथन आयोजित किया गया। तो आपको बताना है क्या इस प्रकार का ये पहला है, क्या इसके पहले कभी ऐसा कोई हैकाथन ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। दूसरा ये है कि क्या आपको लगता है कि एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है जिसमें MHRD, इनोवेशन सेल, इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए, दूसरा स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, मतलब इतनी सारी बॉडीज का नाम ले लिया गया है तो यूजुअली ऐसे स्टेटमेंट करेक्ट होते ही हैं, तो ये सही है। और एक्चुअली में ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके पहले तक हमें कभी ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि हम किसी ड्रग डिस्कवरी के लिए किसी इस प्रकार का जो हैकाथन है उसे आयोजित करें, लेकिन वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए इसे आयोजित किया गया। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल्स, फैकल्टी, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स सभी को इन्वाइट किया जाएगा अलग अलग फील्ड के, कि आप आइए और कोशिश करिए कि आप कोई मेडिसिन खोज पाएं। कई सारे पार्टिसिपेंट्स इसमें होंगे, लाइक MIC, AICT, CSIR, CDAC और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स। उनको चैलेंज दिया जाएगा इस हैकाथन में और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उन्हें ड्रग डिस्कवरी करनी होगी। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो उस चैलेंज को सॉल्व कर सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स के बारे में है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपसे ये पूछा गया है कि किन की मदद से थर्ड जनरेशन के बायोफ्यूल बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स, सस्टेनेबल फीडस्टॉक, कन्वेंशनल बायोफ्यूल्स लाइक शुगर, स्टार्च या फिर एल्गी। बताइए किसकी मदद से ये जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है उसे बनाया जाता है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो मैं आपको बता देता हूं, एल्गी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में एल्गी का इस्तेमाल किया जाता है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स का इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल में किया जाता है। सस्टेनेबल फीडस्टॉक का जो इस्तेमाल है वो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स में किया जाता है और कन्वेंशनल बायोफ्यूल लाइक शुगर, स्टार्च का इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल में किया जाता है। मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये इस प्रकार का अलग अलग जिसमें भी इस्तेमाल होता है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज IIT हैदराबाद के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने अभी कंपटीशन मेथड के माध्यम से जो बायोफ्यूल के जनरेशन में फैक्टर्स या इंपेडिमेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने का ये प्रयास करेंगे। बायोफ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जिसे किसी भी प्रकार के बायोलॉजिकल मैटर से तैयार किया जाए। वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या गैसियस हो सकते हैं। अब यहाँ पर 4 जनरेशन है इनकी। फर्स्ट जनरेशन में जो फूड आइटम्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनसे बायोफ्यूल बनाया जाता है, लाइक शुगर, स्टार्च और वेजिटेबल ऑयल। अब इसका नुकसान ये है कि अगर आप फूड आइटम्स का इस्तेमाल करके फ्यूल बनाएंगे तो खाएंगे क्या। तो जो दूसरी जनरेशन है उसमें कुछ ऐसे बायो कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो फूड के तौर पे इस्तेमाल ना होते हों। वो फूड आइटम्स हो भी सकते हैं अगर वो बाद में इस स्थिति में आ जाएं कि उन्हें आप खा ना सकते हो। जैसे कोई फूड आइटम है जो सड़ गया, जिसे आप खा नहीं सकते, उसके बाद अगर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं देन इट्स ओके। यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जिससे भी हम बायोफ्यूल बना रहे हैं वो मतलब ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करे ना कि बढ़ाए, ठीक है। इसे एडवांस बायोफ्यूल भी कहा जाता है। थर्ड जनरेशन में एल्गी का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ जनरेशन में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स हैं या बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैपिंग का क्वेश्चन है। आपको ये जो 3 माउंटेन रेंजेस है इनको वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में लगा देना है। कार्पेथियन आल्प्स या पायरेनीज, पायरेनीज कार्पेशियन आल्प्स, आल्प्स पायरेनीज कार्पेथियन, पायरेनीज आल्प्स कार्पेथियन। तो आप बताइए कि आपका जवाब क्या है। आपको वेस्ट टू ईस्ट इसे मैच करना है। यूरोप का पार्ट अगर आपने कवर किया है तो आप इसे अभी तक सॉल्व कर चुके होंगे। आपका सही जवाब है डी, पायरेनीज, आल्प्स और कार्पेथियन। मैप में देखिए, यहां पर है पायरेनीज और यहां पर है आल्प्स और ये है कार्पेथियन। तो वेस्ट टू ईस्ट आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं। अगले प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है पहले स्टेटमेंट में कि कोर्नो ग्रैंडे ये हाईएस्ट पॉइंट है कॉकेकस माउंटेन का और माउंट एल्ब्रस हाईएस्ट पॉइंट है एपेनीन माउंटेन्स का, सेंट्रल इटली में। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। सोचिए अपना जवाब। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है, लेट मी टेल यू, यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो डी आपका आंसर होगा। इनफैक्ट इसे रिप्लेस कर दिया गया है। माउंट एल्ब्रस कॉकेकस माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट है और कॉर्नो ग्रैंडे जो है वो एपेनियन माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट है। तो रिप्लेस कर दिया है दोनों को, इसलिए आप इसे ध्यान दे सकते हैं। जो कॉकेकस माउंटेन है वो ब्लैक सी और कैस्पियन
सी के बीच में आपको मिलेगा। मैप में देखेंगे तो आप इसे पिक्चराइज कर सकते हैं। ऊपर के मैप में ही देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए ये है कॉकेकस माउंटेन रेंज, यहाँ पर है ब्लैक सी और ये है कैस्पियन सी। तो दोनों के बीच में आपको ये कॉकेकस जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो उसकी हाईएस्ट पीक है वो माउंट एल्ब्रुस है, जो कि यूरोप की भी हाईएस्ट पीक है। और बाकी कोर्नो ग्रांडे जो है वो एपेनिन माउंटेन की हाईएस्ट पीक है। एपेनिन माउंटेन जो है वो इटली में सिचुएटेड है, आप ऐसे देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन को हमने यहाँ पे कवर किया। कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं ओनली आईएएस पे, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। डेडिकेटेड प्रेजेंस प्रोग्राम, PSIR, सोशियोलॉजी ऑप्शनल या फिर करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज। आप इसके लिए ओनली आईएएस का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैपिंग के पार्ट में कल आप अफ्रीका में, इनफैक्ट यूरोप की हम बात कर रहे हैं, तो यूरोप में पाए जाने वाले जितने भी डिजर्ट्स हैं उनको तैयार कर लीजिएगा। इसी पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका जो स्कोर है उसे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।